जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिससे सुनकर पाकिस्तान ही नहीं चाइना की भी नींदें खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खबर ही कुछ ऐसी है कि जिसे सुनकर चाइना और पाकिस्तान सदमे में आ जाएंगे। तो क्या है वो खबर, चलिए जानते हैं। दरअसल हुआ यूँ है कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जल्द ही अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विशाल बनाना शुरू कर देगा और भारत यहीं नहीं रुकेगा। भारत भविष्य में 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की प्लानिंग में है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो नहीं हुआ वो अब होगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, देर ही आए दुरुस्त आए, क्योंकि चाइना धीरे धीरे अपनी नेवी को मजबूत करता जा रहा है। वो अपने फ्रिगेट्स, शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में भी बहुत बढ़ोतरी कर रहा है। सबमरीन उसके पास ऑलरेडी बहुत ही है, लेकिन इंडियन ओशियन में चाइना की घुसपैठ से भारत भी सबक ले चुका है कि अगर चाइना का मुकाबला भारत को करना है तो भारत को भी चाइना के मुकाबले में खड़ा होना होगा। जी हाँ दोस्तों, यही सिनेरियो है भारत और चाइना के बीच में। और साथ साथ चाइना के साथ साथ तो आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान, उसका जो अपना शागिर्द है वो तो हमेशा खड़ा रहता ही है। चाइना 2 तरीके से भारत को घेरता है। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को तो मजबूत करता है और अपने न्यूक्लियर एसेट को बढ़ाता ही रहे, मिसाइल को बढ़ाता ही रहता है, लेकिन साथ ही भारत को दूसरी ओर से घेरने के लिए, इंगेज करने के लिए पाकिस्तान को भी ये सारे हथियार मुहैया कराता रहता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भारत भी अब इन दोनों से एक साथ निपटने की तैयारी कर चुका है। वो कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको चाइना और पाकिस्तान के गहरे रिश्तों के बारे में, उनके डार्क सीक्रेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत के सक्सम वैली, जो भारत का कभी हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेरिटरी में आता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि तो चाइना ने इस पे अवैध कब्जा किया हुआ है। इससे पहले ये भारत का कश्मीर का ये भाग पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे 1971 के दौरान चाइना को एक गिफ्ट कर दिया था। लेकिन वो क्यों किया आपको तो मालूम ही नहीं है, लेकिन इसका हमने ये पता लगाया है तो पता चला है कि ये इसलिए हुआ कि चाइना इसके बदले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दिया और इसके साथ ही उसने एक डील साइन की कि अगर वो कश्मीर का भाग चाइना को दे देगा, हालांकि ये सक्सम वैली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन पे है, जिससे अगर इस लोकेशन पे जिसकी भी आर्मी खड़ी होगी वो चारों जगह से अपनी एक बहुत मजबूत बढ़त बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए चाइना हमेशा से भारत पे बढ़त बनाने के लिए, भारत हो, पाकिस्तान हो या फिर नेपाल हो, सब पे बढ़त बनाने के लिए वो सक्सम वैली पे कब्जा करना चाहता था, जो कि उसने पाकिस्तान के साथ डील कर ही लिया और उसे न्यूक्लियर वेपन भारत के खिलाफ देकर भारत की ही टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया। इसी फलस्वरूप अब वो यहाँ पे हाईवे बना रहा है, जो कि हमारे सियाचिन ग्लेशियर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से चाइना बहुत आसानी से हमारे सियाचिन ग्लेशियर
और साथ ही भारत चाइना को काउंटर करने के लिए उसके ही एरिया यानी साउथ चाइना सी में भी घेरने का प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि आए दिन आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना आए दिन इंडियन ओशियन में घुसपैठ करते रहता है और यहाँ स्पाई जासूसी करता है। उसने मालदीव, श्रीलंका, इस सब हम्बनटोटा पोर्ट सभी पे अपना बेसिस बना रखे हैं ताकि वो इंडियन ओशियन में अपनी घुसपैठ कर सके और इंडियन नेवी और इंडिया के खिलाफ साजिश रच सके और इस स्पेसिफिक लोकेशन पर बैठकर वो भारत की जासूसी कर सके। लेकिन भारत ने भी अब ये ठान लिया है कि भारत भी चाइना को चाइना के ही भाषा में जवाब देगा और उसे काउंटर करेगा। इसलिए भारत ने अब यह मन बनाया है कि अब वो नए 6 एयरक्राफ्ट कैरियर और बनाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही शुरू होगा तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का काम। सिर्फ 3 नहीं बल्कि 6 युद्धपोत बनाए जाएंगे। राजनाथ सिंह का है ये ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत जल्द तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत हो जाएगी। हम 3 पर ही नहीं रुकेंगे, हम 5-6 एयरक्राफ्ट कैरियर और बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भारतीय नौसेना की ताकत हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में कई गुना बढ़ जाएगी। चीन की हरकतों पर विराम लगेगा। जानिए कैसे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत जल्द ही हम तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू करने वाले हैं। यह पूरी तरह से स्वदेशी होगा। जी हाँ, यह विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसे बनने का कम समय लगेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन का होगा। यह अपने ऊपर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकेगा। इससे INS विक्रांत से पहले रूस से 2035 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन के प्लान से अमेरिका भी चौकन्ना, भारत भी है तैयार। दोस्तों, चीन तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण करता जा रहा है। चीन की योजना 2035 तक एक साथ 6 एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेट करने की है। इसमें 6 कम से कम 4 सुपर कैरियर होंगे। चीन ने पहले ही टाइप 003 और फुजियान नाम के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर लिया है और उसे ऑपरेशनल भी कर लिया है। चीन 2035 तक अपनी नौसैनिक ताकत को कई गुना बढ़ाने की प्लान पर काम कर रहा है। इस बीच चीनी नौसेना के लिए चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण भी शुरू हो गया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही कहीं एडवांस तकनीकों से लैस होंगे। इससे चीन की समुद्री शक्ति को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह विध्वंसक फ्रिगेट, पारंपरिक और परमाणु पनडुब्बियों और हमलावर जहाज़ों के बड़े बेड़े में शामिल हो जाएंगे। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग टाइप 001 आज से सिर्फ 9 साल पहले ही चीनी नौसेना में कमीशन किया गया था। ऐसे में इतने कम समय में के अंदर 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाकर कमीशन करना चीनी नौसेना की बड़ी उपलब्धि है। वह भी तब जब दोस्तों भारत भी अब अपनी डीप ब्लू ओशियन में तैनाती करना चाहता है। इसलिए भारत चाहता है कि भारत नए 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए। बेसिकली ये तो चाइना के अगेंस्ट ही होगा, लेकिन इससे भारत को बहुत मदद मिलेगी। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बंगाल की खाड़ी में भारत डिप्लॉय करेगा, एक हिंद महासागर में करेगा, एक इंडो पैसिफिक रीजन में करेगा और एक साउथ चाइना सी में करेगा और एक मेंटेनेंस में हो सकता है और एक हमेशा रिजर्व में रहेगा। और उससे भारत अपने डीप ब्लू ओशियन में भी अपना अधिकार कर सकता है और वहाँ पे अपने ऑपरेशंस को चला सकता है। भारत चाहे तो एक अपने अरब सागर में भी तैनात कर सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर। इस तरह से भारत का सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को सशक्त बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे और भारत चाइना को आसानी से काउंटर भी कर पाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत ही महंगा सौदा होता है और ये एक बहुत बड़ी महंगे रक्षा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन इसे बनाना कोई आसान और कम समय में ये बनते नहीं है। लेकिन भारत को इसके लिए पहल करनी होगी और साथ ही साथ ये एक बार में इसके पेमेंट भी करने की भारत को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय पर ये इंस्टॉलमेंट पे किए जाते हैं। 1971 के बे ऑफ बंगाल में हुए घटना को लेकर भारत अपने सुरक्षा के साथ
कतई भी समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए भारत को चाहिए कि अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द बनाए और उसके लिए रक्षा बजट को भी बढ़ाए ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके और अपने डीप ब्लू ओशियन में अपनी आधिपत्य को और ही जताया जा सके। डीप ब्लू ओशियन में फ्री नेविगेशन कर भारत अपने अधिकारों को भी पूरी दुनिया में जता और दिखा सकता है। जिस तरह से अमेरिका कहीं पे भी अपने नेविगेशन को करता है, इस तरह से भारत भी अपने ऑपरेशंस को कहीं भी दुनिया में चला सकता है और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। हालांकि भारत को इस 6 एयरक्राफ्ट कैरियर से भी आगे बढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना इतने में वो मानेगा नहीं, क्योंकि चाइना का सपना है किसी तरह से अमेरिका को पछाड़ा जाए। अब जिस तरह से चाइना करेगा, भारत को भी उससे एक बढ़त हासिल करके ही रखनी पड़ेगी। इसलिए भारत को चाहिए कि वो अपनी जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए वो 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट से कम के नहीं होने चाहिए और वो न्यूक्लियर पावर्ड होने ही चाहिए। और भारत को इससे ऊपर के भी 1 लाख से प्लस यानी 1,15,000 1,25,000 डिस्प्लेसमेंट टन वाले शिप को ही बनाना चाहिए ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पे अमेरिका का भी मुकाबला किया जा सके। रक्षा क्षेत्र में भारत को अपनी बजट को बढ़ाने की बहुत ही ज़रूरत है। भारत को अपनी स्पेस आर्मी और साइबर आर्मी पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों, चीन के एक शीर्ष सैनिक अधिकारी ने जन मुक्ति सेना PLA की बहुप्रचारित वास्तविक युद्ध अभ्यास को फर्जी युद्ध क्षमता भी करार दिया था। उन्होंने ऐसे समय पर आशंका जताई थी जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे युद्ध जीतने के लिए सामुद्रिक सैन्य संघर्ष के लिए तैयार होने का जब आदेश दिए थे। चीन के शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग CMC के उपाध्यक्ष जनरल हे विंगदो की यह टिप्पणी मंगलवार को PLA के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान आई है। मीडिया को उपलब्ध किए जाए बैठक के विवरण में भी यह जानकारी मिली थी। CMC श्री के नेतृत्व वाले तीनों सशस्त्र बलों का उच्च कमान है चाइना का। जनरल हे ने सेना की फर्जी युद्ध क्षमताओं का कार्रवाई करने की अपील की थी। सैनिक विशेषज्ञों का कहना है कि शी की ओर से यह हाल ही में की गई कार्रवाई की पृष्ठभूमि में एक शीर्ष अधिकारी की टिप्पणी इस अभ्यास की प्रामाणिकता पर सवाल उठाती है। हांगकांग की प्रकाशित होने वाली साउथ चाइना सी मॉर्निंग पोस्ट में अखबार में शनिवार को अपनी खबर में कहा है कि 2012 से 13 में सत्ता संभालने के बाद से शी ने रियल टाइम युद्ध अभ्यासों और उपकरणों की गुणवत्ता पर जोर दिया है। आखिर कहना क्या है चाहते हैं जनरल शी ने पिछले साल ही रक्षा मंत्री से शांगफुल को बर्खास्त करने की बात की थी। इसके बाद अलावा सेना के 9 अन्य वरिष्ठ जनरल को हटा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर चाइना के खिलाफ चाइना में कोई कहता है तो चाइनीज सरकार उसे या तो गायब कर देती है या मरवा देती है या हटा देती है। जिनमें से कई मुख्य रॉकेट फोर्स से थे जो देश की मिसाइलों का संचालन भी करते थे। शी ने जब सत्ता संभाली तो चीन की सेना सभी स्तरों पर अपने युद्ध कौशलों का परीक्षण करने के लिए सेनाओं को 2 समूह में विभाजित कर एक साथ दोनों का अभ्यास करा रही थी। विश्लेषकों का कहना है कि चीन ने तीसरे नंबर के सैन्य अधिकारी जनरल हे का संदेश संक्षिप्त और अस्पष्ट ही रखा था, लेकिन इसका संबंध त्रुटिपूर्ण उपकरणों में खरीद से भी हो गया था। चीन बताता नहीं है अपना आधिकारिक बजट। चीन ने बढ़ाया है रक्षा बजट, लेकिन वह दुनिया को कम बताता है और बजट खर्च करता है ज़्यादा। ताइवान विवादित दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के साथ भारत से लगी सीमा पर तनाव और अमेरिका के साथ बढ़ती प्रतिद्वंदिता के बीच अपनी सेना के बड़े पैमाने को आधुनिकीकरण को जारी करते हुए चीन की सरकार ने सप्ताह की शुरुआत में रक्षा बजट को 7.2% बढ़ाकर 232 अरब अमेरिकी डॉलर तक कर दिया है। PLA के पूर्व उपकरण विशेषज्ञ फू केशियानो ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण हथियारों की खरीद का जिक्र कर रहे हैं। सेना की युद्ध क्षमताओं पर भी प्रभावित कर सकता है यह। जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने को भी कहा है। उन्होंने अखबार से कहा है कि हथियार उपकरण तकनीकी मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इसलिए
जालसाजी का उनके कार्य करने के तरीके पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ सकता है। और अपनी ओर से शी ने सशस्त्र बलों के उच्च प्रौद्योगिकी एकीकरण की अपील भी की है, जो संयुक्त अभियानों के महत्वपूर्ण है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो शी ने पीएलए को समुद्री सैनिक संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। यह अधिकारियों का भी आदेश है। वैसे मेजर गौरव आर्या एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के मुताबिक, और मेरी भी राय इससे सहमत है, कि भारत को अगर चाइना के साथ कॉम्पिटिट करना है, यानी चाइना के साथ युद्ध में बराबरी लेना है या फिर चाइना को बीट करना, हराना है, तो भारत को ये 45,000 टन वाले डीजल ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर सबमरीन नहीं चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत को चाहिए कम से कम जी हाँ दोस्तों, कम से कम अमेरिकी 1 लाख टन वजनी डिस्प्लेसमेंट वाली एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ दोस्तों, जो कि परमाणु न्यूक्लियर पावर्ड होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ताकि भारत जब चाहे जहाँ भी चाहे ऑपरेशन स्वतंत्रता से दे सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर भारत के पास डीजल ऑपरेटेड होगी सबमरीन या फिर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, तो भारत को फिर 3 महीने में एक आने के लिए एक परेशानी बनी रहेगी। लेकिन अगर वही परमाणु ऑपरेटेड होता है, अगर न्यूक्लियर ऑपरेटेड होती है, पावर्ड सबमरीन होती है या एयरक्राफ्ट कैरियर होती है, तो एक बार फ्यूलिंग होने के बाद आप कम से कम तो 30-35 साल के लिए रिफ्यूलिंग की टेंशन ही भूल जाओ। आप कहीं पे भी ऑपरेशन को कर सकते हो। और उसके लिए एक परमाणु पनडुब्बी हो या फिर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का जो दबदबा होता है, जो उसकी मारक क्षमता होती है, वो कहीं हद तक भर जाती है। जिससे अगर भारत के पास भी ऐसे विशालकाय अधिक से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा पावर्ड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट हो और एयरक्राफ्ट कैरियर हो जो कि समंदर में गश्त लगाए, तो चीन की हिम्मत नहीं होगी कि वो इंडियन ओशियन में घुसपैठ कर सके। लेकिन चाइना अपने इस मंसूबे में कामयाब होने के लिए बड़े से बड़े अधिक से अधिक डिस्प्लेसमेंट वाले यानी अमेरिकन क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अभी डीजल ऑपरेटेड ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन अगर भारत को चाइना पे जीत पाना है, तो भारत को अमेरिकन क्लास के 1 लाख डिस्प्लेसमेंट वाले या फिर उससे भी अधिक 1,15,000 या 20,000 डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों का फ्यूचरिस्टिक स्टील्थ एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण करना होगा। हाँ, ये मालूम है कि ये बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन इसकी पेमेंट एक बार में थोड़ी करनी है, ये तो इंस्टॉलमेंट पे भी बनती है। जी हाँ, इसे आराम से 15 से 20 साल बनने में लगते हैं। तो अगर भारत आज से भी शुरुआत करे ये अमेरिकन क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का, जो कि न्यूक्लियर ऑपरेटेड होंगे, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जो कि 1 लाख डिस्प्लेसमेंट वाले, कम से कम 1 लाख डिस्प्लेसमेंट और अधिक से अधिक 1,15,000 से 25,000 डिस्प्लेसमेंट वाले परमाणु से चलने वाले होंगे। तो इससे भारत को चाइना हो चाहे अमेरिका हो पे जीत पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि भारत भी अब इनसे लोहा ले सकेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के पास अभी जो भी 45,000 टन वाले छोटे और मीडियम एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये आगे जंग में काम नहीं आने वाले, क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये सस्ते नहीं होते, ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन जहाँ देश की सुरक्षा की बात है तो ये मायने नहीं रखती। जी हाँ दोस्तों, भारत को अब स्टील क्लास के फ्यूचरिस्टिक और वेपन के साथ, यानी रेल गन हो गए, लेज़र गन हो गए और न्यूक्लियर पावर्ड एक बड़े विशाल एयरक्राफ्ट कैरियरों की ज़रूरत है, जो कि फ्यूचर की वॉरफेयर के लिए ही सूट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एयरक्राफ्ट पे ही भारत दुनिया पे राज कर सकेगा, यानी अमेरिका हो
चाहे चाइना या भारत का कोई भी एंटी कंट्री हो जो कि भारत से दुश्मनी रखता है, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए 1 लाख डिस्प्लेसमेंट वाले न्यूक्लियर पावर्ड और उससे अधिक के भी बड़े विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। ये 45,000 टन वाले छोटे और मीडियम साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर से भारत का आगे काम नहीं चल सकता। अब तक तो चल सकता है, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग भारत को करनी होगी। अब चाइना के और अमेरिका के अग्रेशन को देखते हुए भारत को भी अपने नेवी को मजबूत बनाना होगा और फ्यूचर प्लानिंग के साथ ही ये हो सकता है। भारत को अब एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ज़रूरत है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो। इस पे एयरक्राफ्ट भी जो भी होंगे वो न्यूक्लियर पावर्ड ही हो। वहीं भारत अपने एडवांस मीडियम वेट फाइटर जेट, स्टील फाइटर जेट एम का और और TBF जैसे फ्यूचरिस्टिक स्टील फाइटर जेट, घातक UAV, इस सब के जरिए भी चाइना के साथ एडवांस लड़ाई लड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब तेजस का भी मरीन वेरिएंट भारत को अपना लॉन्च करना चाहिए और इस पे भी काम करना चाहिए। FM का जो कि F-35 के कंपैरिजन का ही फाइटर जेट है और उससे प्लस आगे ही है, राफेल से भी आगे है। M का 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। TBF भी 5.5 जेन का ही है जो कि मरीन वेरिएंट में है, जो कि नेवी के लिए बनाया गया है। वहीं भारत को चाहिए कि भारत भी अपना रोमियो हेलीकॉप्टर जो सबमरीन हंटर के नाम से जिसे जाना जाता है, ऐसा एक अपने लिए भी डेवलप करे, जो कि भारत को इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइनीज सबमरीन का इंडियन ओशन में घुसपैठ को रोका जा सके और चाइनीज सबमरीन का शिकार किया जा सके। जी हाँ दोस्ती, ये सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर बहुत ज़रूरी है। वहीं भारत अमेरिका के V-22 ऑस्प्रे जो कि हेलीकॉप्टर के साथ साथ एक एयरक्राफ्ट भी है, जो कि ट्रूप्स और हैवी वेट लिफ्टेड मशीन को कैरी करने के लिए बहुत ही काम आता है। अगर भारत चाहे तो अपने मरीन वेरिएंट के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पे V-22 ऑस्प्रे को भी शामिल कर सकता है, या फिर ऐसा ही प्लेन और हेलीकॉप्टर खुद के लिए भी बना सकता है, जो कि मरीन के लिए बहुत ही सुटेबल है। मिक्स्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर वेरिएंट की खासियत ये है कि ये हेलीकॉप्टर के साथ साथ प्लेन का भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंड कर सकता है हेलीकॉप्टर की तरह, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है। इसके सारे विंग्स फोल्ड हो जाते हैं और इसके जितने भी रोटर ब्लेड सारे फोल्ड हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है मरीन के लिए। और ये एयर टू एयर फ्यूलिंग का भी कैपेबिलिटी के साथ आता है। इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, हैवी वेट, मीडियम वेट और शॉर्ट वेट। ये अपने साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैवी आर्टिलरी व्हीकल्स वगैरह भी ला सकता है, यानी कि ये इसमें कैरी के लिए भी काम में आता है। वहीं V-22 एरोस्पेस के साथ साथ भारत चाहे तो अपना शिनूक भी यूज कर सकता है, जो कि मरीन वेरिएंट के लिए भी आता है। इसका मरीन वेरिएंट अगर भारत यूज करता है तो इसके साथ साथ ट्रूप्स कैरिंग भी कर सकता है। ट्रूप्स कैरिंग और सामान को लाने ले जाने का काम भी इसमें किया जा सकता है, जो कि लंबे समय के ऑपरेशन के दौरान ये बहुत काम आ सकता है। भारत चाहे तो एम्फीबियस एयरप्लेन भी ले सकता है, जो कि इस इंडियन ओशन में बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, एम्फीबियस एयरप्लेन चाहे तो भारत गश्त के लिए या फिर पोस्ट कार्ड के लिए या फिर और भी बहुत सारे वेरिएंट के लिए ले सकता है। भारत चाहे तो एम्फीबियस शिप भी ले सकता है। एम्फीबियस वॉरशिप एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है, जो कि एक युद्ध जितवाने में गेम चेंजर साबित होता है। ये एम्फीबियस शिप की खासियत ये होती है कि इसके अंदर पूरा का पूरा ट्रूप्स, व्हीकल्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, टैंक्स, गाइडेड मिसाइल सब कुछ कैरी किया जा सकता है। अगर भारत चाहे तो इसे साउथ चाइना सी में ले जाकर के चाइना पे भी ये अटैक किया जा सकता है। अगर भारत को इसकी जरूरत पड़े तो ये बहुत ही कारगर है। भारत इसका यूज करके बहुत सारे गेम चेंजर जंग को जीत सकता है। गेम चेंजर होते हैं ये अपने
इसमें एम्फीबियस क्लास के प्रोडक्ट होते हैं और टैंक्स होते हैं और इन्फेंट्री व्हीकल्स भी होते हैं जो कि ट्रूप्स के साथ भी कैरी किया जा सकता है। और इसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो कि B-22 ऑस्प्रे हो सकता है, उसमें चिनूक भी हो सकता है, या फिर सबमरीन किलर रोमियो H-66 की जैसा भी हेलीकॉप्टर्स भारत यूज कर सकता है। भारत को चाहिए कि अपने मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत ही अच्छे से ध्यान दे सकता है। इस तरह के होवरक्राफ्ट जिसमें टैंक्स ट्रक्स भी लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ढोया जा सकता है, लाया जा सकता है। ये एक एम्यूनेशन को लाने जाने का भी एक अच्छा माध्यम, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही अच्छा माध्यम है जो कि सैनिकों को कहीं पे भी वॉर जोन में उतारने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ऐसे ही मरीन कमांडोज या फिर मरीन आर्मी को कहीं पे भी ले जाने के लिए ऐसे एम्फीबियस शिप्स बहुत मददगार होते हैं। अगर साउथ चाइना सी है, जिस तरह से चाइना हमारे टेरिटरी में आता है, उसी तरह से भारत चाहे तो साउथ चाइना सी में चाइना को भी घेर सकता है और भारत चाहे तो चाइना को वहाँ पे मात भी दे सकता है। इन सारी चीज़ों की जगह ये एम्फीबियस टैंक को देखिए, ये पानी में भी आराम से चलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये टैंक्स ज़मीन पे भी चल सकते हैं। ये देखिए एम्फीबियस शिप से जितने सारे भी ट्रूप्स कैरी की जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से कोई भी टेरिटरी में आप इसको ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंडियन ओशियन से आप आगे भी जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, और ये एक रेस्क्यू मिशन में भी काम बहुत आ सकता है। इसके साथ साथ एम्फीबियस शिप की बहुत सारी खासियतें होती हैं। इसके ऊपर आप हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं, हेलीकॉप्टर कैरियर की तरह ये यूज भी आ सकता है। और नीचे इसके बहुत सारे ट्रक्स, टैंक्स, गाइडेड मिसाइल, गन, बहुत सारी चीज़ आप युद्ध के सारे सामग्री को ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर भारत चाहे तो एक स्ट्रेटेजिक जीत के लिए बॉम्बर को भी रख सकता है, क्योंकि चाइना के पास भी बॉम्बर है। अब चाइना के पास जो भी चीज़ें भारत को वो चीज़ रखना चाहिए, क्योंकि चाइना ये सब चीज़ भारत को ध्यान में रख करके ही कर रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से चाइना ने 62 की जंग में किया था वैसा ही भारत के साथ फिर से हो। वैसे आपको बता दें कि 1962 की जंग चाइना जीता नहीं था और ना ही 1962 में भारत हारा था। भारत को जानबूझ करके हराया गया था, क्योंकि पंडित नेहरू की गलत नीतियों के कारण ही, भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण ही भारत इस जंग में हार गया। क्योंकि भारत के पास उस वक्त अच्छे संसाधन नहीं थे, न सड़कें थी, न मार्ग थे, न और हथियार थे। इसी का फ़ायदा उठाकर भारत पे चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा लगा करके इस पे भारत ने एक विश्वासघात करके अचानक से भारत पे उसने हमला कर दिया। और भारत सरकार ने भी भारतीय आर्मी के साथ साथ इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी एयरफोर्स को इस जंग में उतरने नहीं दिया, क्योंकि अगर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इस जंग में आ जाती तो चाइना कभी भी जीत नहीं पाता, क्योंकि चाइना की आर्मी के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स बहुत कमज़ोर थे। भारत की एयरफोर्स के सामने, भारत की इंडियन नेवी के सामने चाइना की नेवी और एयरफोर्स बहुत कमज़ोर थी, और उसके विमान भी बहुत ही कमज़ोर थे, क्योंकि वो इतने युद्ध के लिए बने नहीं थे। क्योंकि आपको पता ही है, हमेशा हर देश की कॉपी करता है, और उसने भी सोवियत रूस के एयरक्राफ्ट का कॉपी कर रखा था। लेकिन भारत के चाइना नेहरू का कहना था कि अगर एयरफोर्स और नेवी इस युद्ध में आएगी तो ये युद्ध बहुत ही विकराल हो जाएगा, यानी ये एक इंटरनेशनल युद्ध माना जाएगा। अभी आप ही बताइए, जिस देश की टेरिटरी में दुश्मन देश घुसपैठ कर चुका है और उस देश की मिट्टी को, उस देश की धरती को कब्जे में ले चुका है, तो अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दरअसल बात ये था कि चाइना को नेहरू नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चाइना ने नेहरू को हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा दिया था, और उसी ख्याली पुलाव में, इसी ख्याल में नेहरू चाइना के साथ अपना भाई भाई का रिश्ता निभा रहे थे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि चाइना भाई भाई का रिश्ता नहीं निभा रहा है, क्योंकि चाइना ने भारत के साथ धोखा दिया था और भारत को कभी उस पर हमला ना करेंगे ऐसा कह करके नेहरू को उन्होंने ये आश्वस्त कर दिया था कि भारत को चीन से कोई खतरा नहीं है। इसलिए नेहरू ने भी अपने आर्मी को कभी मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, और इस पे पैसे खर्चने के बजाय उन्होंने
जैसे महत्वपूर्ण और यूएन जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर भारत को एक परमानेंट सीट दिया जा रहा था, लेकिन एशिया की तरफ से भारत को ही चुना गया था इस परमानेंट सीट के लिए, क्योंकि दुनिया जानती थी कि भारत एक ईमानदार और अपने कर्तव्यों पर कर्तव्यनिष्ठ देश है। लेकिन चाइना को भारत सरकार ने इस पे एक बढ़त दे दी और उन्होंने कहा कि भारत की जगह एशिया से चाइना को इन सब जगहों पर सीट दिया जाए, और तब से चाइना वहाँ पे काबिज है और आज तक भारत को वहाँ पे सीट मिलने में इतनी मुश्किल हो रही, क्योंकि चाइना हर जगह भारत के आड़े आता है और इसे खारिज कर देता है। वहीं इंडियन नेवी में जेट पैक आर्मी सूट की भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जेट पैक आर्मी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो सकते हैं, गेम चेंजर हो सकते हैं, जो कि एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में आने जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। ये जेट पैक आर्मी का एक अपना ही रोल होगा। अगर किसी भी शिप पे आना जाना है तो जेट पैक आर्मी स्वतंत्रता से आ सकते जा सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट एंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिखकर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई आपको इंक्वायरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया कर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर चैनल अच्छा लग रहा है